बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, कोई भी रियासत हो, कोई भी मुमलिकत हो, वो अपने इदारों से पहचानी जाती है, अपने इदारों की मजबूती से पहचानी जाती है। मुख्तलिफ इदारों के हवाले से, इंस्टीट्यूशंस के हवाले से, इंस्टीट्यूशंस के कायम होने के हवाले से और उनकी तरक्की के हवाले से पाकिस्तान में बहुत सारे सवालात उठते रहते हैं। मगर पाकिस्तान में कुछ लोग और कुछ इदारे ऐसे भी हैं जिन्होंने ये साबित किया है कि पाकिस्तान में भी बैनुल अक़वामी मयार के नए डिसिप्लिन इदारे न सिर्फ कायम हो सकते हैं बल्कि रोज़ बरोज़ तरक्की कर सकते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे ही इदारे के सरबराह मौजूद हैं, मोहतरम रिजवान नसीर साहब। वेलकम टू द शो रिजवान साहब। थैंक यू फॉर कमिंग जी। प्लीज बीस बरस का हो गया जी आपका इदारा? जी 20 बरस का हो गया। तो कैसा रहा ये सफ़र 20 साल का? ये बड़ा मुश्किल सवाल है। मैं आपसे एक आसान सवाल करता हूँ, इस पर हम बाद में आते हैं। आपकी अपनी ज़िंदगी के इब्तदाई 20 साल का सफ़र कैसा रहा? इब्तदाई 20 साल ये वाले आपके अपने वो तो ये ज़्यादा मुश्किल हो गया सवाल। वो भी वेल सेड। दोनों ही। आई थिंक वो जो था एक स्कूल का ज़माना, फिर उसके बाद कॉलेज का ज़माना। कहाँ की तालीम है? कहाँ की तालीम है? और ये मेरी एचसन कॉलेज में पढ़ा, फिर उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, एंड देन किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज, और फिर उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन की, फिर उसके बाद फेलोशिप करने के लिए कनाडा और अमेरिका चला गया। वेरी गुड। अच्छा, अब चूंकि आप एक बहुत ही अहम इदारे को 20 साल से देख रहे हैं, सारी दुनिया का आपका एक्सपोजर है और इब्तदाई तालीम जो है आपकी पाकिस्तान के बेहतरीन इदारों की है, ये जो अब यूथ का रुझान हुआ है ग्राउंड्स में कम जाने का, खेलों की तरफ कम जाने का, कमरों में बंद रहने का, इसको आप रिजवान नसीर साहब, एक लाज़िम बात है, आप एक मैच्योर उम्र में हैं, आप कैसे देखते हैं इस सारी तब्दीली को? देखिए, ये आई थिंक एक जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये चेंजेस आ रहे हैं। आई थिंक हम देखें तो वो खबरनामा आता था 9 बजे और उसके बाद रात 12 बजे कौमी तराना होता था और टीवी खत्म हो जाता था, उसके बाद फिर उसने शाम को शुरू होना। सो मुझे वो टाइम याद है, टिल द 1970s। उसके बाद जिस वक्त ये इतने सारे चैनल्स 90s में ऐड हुए और उसके बाद फिर ये अल्टीमेटली फ़ोन आया और उसके बाद उसने सोशल मीडिया ने आके टोटल एक चेंज जो है वो ले आया। ऑब्वियसली उसमें अब बहुत सारे चेंजेस हैं, लोगों की उस पर डिपेंडेंस आ गई है और इससे जो एक बहुत बड़ा चेंज सारी दुनिया में आया है। सारी दुनिया जो है ना, वो इसके जो मुज़र असरात हैं, पॉजिटिव बेपनाह है, मगर जो मुज़र असरात हैं उस हवाले से कानून साजी कर रही है, अवेयरनेस पैदा कर रही है। हमारे यहाँ ये है कि वो अभी बिल्कुल मादर पिदर आज़ाद है। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है। मैंने जब ये प्रोसेस शुरू किया तो हर कोई ये कहता था, डॉक्टर साहब ये अमेरिका या यूरोप नहीं है, अब वापस आ जाए, ये पाकिस्तान में आ चुके हैं, ये नामुमकिन बात है, ये नहीं होने लगा यहाँ पे। ये आप जो बात करते हैं, जो जिस चीज़ ने मुझे मोटिवेट किया, हमारा आखिरी साल था 91 में हमने स्टडी की थी और उसमें ये पता चला था कि 95% चांसेस ये है कि हादसे या इमरजेंसी में आपको एम्बुलेंस नहीं मिलेगी। ठीक। उस वक्त कोई नहीं उठाने वाला होता था। जब आपकी डेथ हो जाती थी तो कोई एक फलाई इदारा आता था, उसकी एम्बुलेंस आती थी, वो उठाती थी और पूरी ट्रैफिक आपके लिए रुक जाती थी। मैं सोचता था क्या मुर्दा परस्त कौम है हम, कि हम जब वो बंदा बेचारा जिंदा था, तड़प रहा था सड़क पे, उसको कोई मेडिको लीगल केसेस की वजह से उठाने को तैयार नहीं था। अब जब उस बेचारे की डेथ हो गई तो अब उसके लिए सारी ट्रैफिक रुक गई है। ये क्या है? हम इस कल्चर को क्या चेंज नहीं कर सकते? एंड जब हमने ये काम शुरू किया, हर बंदा यही कहे। और वेस्ट में 3 मिनट का टाइम था ना जी उस वक्त भी। और जिस तरीके से तो फिर फाइनली जब हमने ये नेशनल रिफॉर्म्स किए हमने वजारत दाखिला में, उस वक्त मेरी कोशिश ये थी कि जो कंसर्न इदारे हैं, जिस तरह शहरी दिफा हो गया या कुछ और, ये लोग फाल बने, ये लोग काम करें कि जो अस्पतालों में एम्बुलेंसेस फारिग खड़ी हैं, इनको क्यों नहीं सही एक निज़ाम बनाते, उसमें क्यों नहीं लेकर आते। फायर सर्विसेज हमारी जो बल्दिया की है, पानी
फेंकने से अलावा आगे नहीं जा सकी। फायर फाइटर्स दुनिया में बड़े वेल ट्रेंड होते हैं, फिजिकली फिट होते हैं। तो ये तो जो अब ऊंची बिल्डिंगें बन रही हैं, इनको तो डील करने के लिए ये लोग तैयार नहीं है। तो ये क्यों नहीं करते? तो ये सारे सिस्टम को इकट्ठा ले आए हमने 2002 के नेशनल रिफॉर्म्स करवा दिए, जिसपे सारे सूबे एग्रीड थे। लेकिन जिन लोगों को हम जिम्मेदारी दे रहे थे उनकी कैपेसिटी नहीं थी, ना वो करना चाहते थे। और ये जिस जमाने की आप बात कर रहे हैं परवेज इलाही साहब की गवर्नमेंट, ये 2000 नहीं, इससे पहले 2002 और 2003 में हमने कौमी रिफॉर्म्स करा लिए थे, नेशनल रिफॉर्म्स वजारत दाखिला में। अगर वो इंप्लीमेंट हुए होते तो शायद आधे लोग बच जाते। अच्छा। तो उसके बाद 2004 में मैं वापस आ गया पंजाब में, तो उन्होंने ये नेशनल, आप उस वक्त इंटीरियर मिनिस्ट्री में थे? जी, इंटीरियर मिनिस्ट्री के साथ हमने रिप्रेजेंटेटिव द नेशनल टास्क फोर्स फॉर रिवैम्पिंग सिविल डिफेंस। मैं खुद नहीं आना चाहता था बिकॉज अल्लाह का शुक्र है कि आई हैड अ वेरी अपना सेटअप था। अच्छा। सेटअप तो सारे, तो मैंने कहा था मैं हेल्प जरूर कर दूंगा, लेकिन मेरा अपना आने का इरादा। क्या काम कर रहे थे उस वक्त? मैं प्रैक्टिस कर रहा था। आई हैड वर्क विद द गुरु ऑफ नी सर्जरी इन द वर्ल्ड। अच्छा, जिसने दुनिया में एक सेट किया स्टैंडर्ड फॉर जॉइंट रिप्लेसमेंट। मैंने उस बंदे के साथ काम किया, माशाल्लाह, जो आज गोल्ड स्टैंडर्ड कंसिडर किया जाता है। 14 साल में 97% सक्सेस रेट। तो मेरे उस वक्त 100 से ज्यादा मैं रिप्लेसमेंट कर चुका था। सारी चीजें जो थी, तो मेरी बहुत अच्छा सारा कुछ था। और ये नी सर्जरी वाले, नी रिप्लेसमेंट वाले तो बहुत कमाते हैं। सब कुछ छोड़ना, यानी आप सोचे मैं जॉब मुझे मिलता है महीने बाद, वो 3 दिन में बना लेता था। तो आप सोचे आम मेरी जगह गोडियां दा डॉक्टर है। तो फैमिली ने सबने कहा कि जी डॉक्टर साहब की करने लगे हो, कि क्या करने लगे हैं, ये किस चक्कर में पड़ गए, ये नहीं होने लगा। सो नोबडी वुड बिलीव। और जब बात है, तो वो जब नहीं हुए ना रिफॉर्म्स, तो मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड 2003 में वापस आ गया। उन्होंने कहा शौक पूरा कर लिया, देखा ना, नहीं ना हुए। तो फिर हमें 2004 में मैं यही कर रहा था कि सिविल डिफेंस और ये इनको फाल बनाए जो इदारे हैं एक्टिव करें। तो उस वक्त फिर चौधरी साहब ने, उन्होंने कहा कि जी ये इन्होंने नहीं ठीक हो ना, आप एक नया सिस्टम शुरू कर। तो वो बड़ा मुश्किल चैलेंज था, ना ट्रेंड स्टाफ, ना कोई निज़ाम, जीरो था, ना कुछ भी नहीं। यानी इवन अस्पतालों में भी इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन नहीं थे। तो बस एक डिटर्मिन्ड हो गए और वहां से शुरू किया। मई में हमने पहली रिक्रूटमेंट की 200 लोगों की, 2004 में। और पहला बैच हमने 200 लोगों का लिया। उनके पहली बार हमने इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियंस की ट्रेनिंग शुरू की। और उसके बाद सारी चीजें हमने यहाँ पे एम्बुलेंसेज की डेवलपमेंट शुरू की। तो ये ना, और आपने बुनियाद सिर्फ लाहौर को बनाया उस वक्त? 14 एम्बुलेंसेज हमने लाहौर शहर से आगाज किया था। और आज 200 रेस्क्यू वर्कर्स थे जो। और आज क्या था? आज इस वक्त हम पूरे जनूबी एशिया में इंटीग्रेटेड इमरजेंसी सर्विसेज का मॉडल है, और पहली सर्विस है जिसको अक़वाम मुत्तहिदा ने, इंसराग ने सर्टिफिकेशन दी है। तो ये पाकिस्तान के लिए एक एजाज की बात थी। बहुत बड़ी। कहाँ से लेकर हम सिर्फ बाकी सूबों की अब हेल्प नहीं कर रहे, हम इस वक्त साउथ एशियन कंट्रीज की, मालदीव जो, और जिस वक्त टर्की में भी अर्थ हुआ, अगले दिन हम वहां पे थे बिकॉज ऑफ आर यूएन सर्टिफिकेट। इस साल हम एशिया पैसिफिक रीजन की चेयर भी हैं बिकॉज ऑफ आर यूएन सर्टिफिकेशन। आपकी स्ट्रेंथ क्या है? हमारी जो 15,000 स्टाफ है, जो कि पूरे एम्बुलेंस, रेस्क्यू, फायर, फ्लड रिस्पांस, यानी यू नेम एनी इमरजेंसी, एनिमल रेस्क्यू तक भी हम डेली बेसिस पे। बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। हमने जब कॉल आती थी, बेचारे डेस्परेशन में थे, तो हम कहते थे और कौन जाएगा? तो मैंने कहा जो भी है हम ट्रेन करेंगे, हम इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे एंड वी हैव टू। मैं तो ये समझता हूँ रिजवान साहब के पौधों को भी बचाना चाहिए। जो अच्छी कौमें हैं, अच्छे वो हैं, करते हैं, वो पौधों को भी बचाते हैं। जब अब ये फॉरेस्ट फायर्स जो हैं, दूसरी फायर्स हैं, उसमें हम ही रिस्पॉन्ड करते हैं। यस, मैंने शुरू में जो ओपनिंग अपनी जहाँ से की थी, ये आपका जो इदारा है, ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए, इदारों के लिए भी एक मिसाल है। यार अच्छे इदारे बन सकते हैं, अच्छे इदारे कायम रह सकते हैं, और अच्छे इदारे रोज़ बरोज़ तरक्की कर सकते हैं। तो ये बड़ा क्रेडिट जाता है। सबसे में हमारे 2-3 इदारे जो नए बने हैं, ये है, फिर मोटरवे का है, उसकी भी बड़ी तारीफ होती है। नादरा है इसी तरह। नादरा का बहुत अच्छा काम है। कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए क्या करते हैं आप? हमने पहले देखा कि इंटरनेशनल करिकुलम्स क्या हैं, फिर हमने देखा कि हमारे अपने ट्रेनर्स हैं या नहीं। जिस तरह हमारी ये तो चूंकि मैं खुद डॉक्टर था, तो इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियंस का कोर्स शुरू करा दिया। अब जब फायर सर्विस का हमने चैलेंज एक्सेप्ट किया, तो मुझे याद है उस वक्त चौधरी सरवर साहब पूरे डेलीगेशन यूके से लेकर आए थे कि हम पुरानी गाड़ियां आपको देते हैं। मैंने कहा जी वहां से चली हुई फोर्ड की गाड़ी, ना उसका पार्ट मिल रहा है, ना कुछ और। आप अगर हमें कुछ देना चाहते हैं, तो हम फायर सर्विस बनाने चाह रहे हैं, तो हमारी फायर की ट्रेनिंग कराएं भाई। तो मैं अपने पहले 6 ऑफिसर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट हम स्कॉटलैंड गए, और हमने ग्लासगो में जाके ट्रेनिंग की। और लाहौर और ग्लासगो ट्विन सिटीज थी, जिसका कोई फायदा नहीं उठा रहा था। तो उसकी वजह से हमने फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर ट्रेनिंग की। उसकी वजह से आके हमने जदीद फायर सर्विस बनाई, जिसने अब तक 2,45,000 फायर इंसिडेंट्स पे बर वक्त रिस्पॉन्स करके पेशावराना फायर फाइटिंग की बदौलत अब तक 650 अरब से ज्यादा के नुकसान बचे। तो रिजवान साहब ये बताएं कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने कभी आपसे मदद नहीं चाही? कराची में हम देखते हैं कि हर दूसरे दिन कोई फैक्ट्री जो है, कोई घर जो है, कोई
शॉपिंग मॉल जो है उसमें आग लगती है, अरबा रुपए का माली नुकसान होता है, और उससे बढ़ के ये कि जानी नुकसान बहुत होता है। जी, ये बहुत बड़ा चैलेंज था। आई थिंक 18वीं तरमीम के बाद चूंकि सारी चीज़ें अब सूबों के पास है, अब सूबे ने करना है। हाँ, हम जो चीज़ कर सकते थे, जब इन्होंने हुकूमत पंजाब ने, सब ने, मैंने इनसे जब रिक्वेस्ट की तो उन्होंने कहा कि जी हम दूसरे प्रोविंसेस को भी हेल्प करेंगे। तो हमने जो आज हमारी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है वो ना सिर्फ इनको बल्कि सारे सूबों को ट्रेन कर रही है लाहौर शहर में। आप फोकस हैं अपनी गुफ्तगू में और अपने काम में। बचपन में भी इतने ही थे या शरारती वरारती थे को आप? थोड़ी बहुत ही शरारतें ज़रूर होती थी, लेकिन ये है कि आपको देख के क्यों लगता है कि बिल्कुल शरारती नहीं होंगे आप? आई थिंक जितना ये काम और इस चीज़ नहीं आप तो नहीं, आप उन तो रहने दो सर, उन अगर लंग गया शरारत वाला। बचपन की पूछ रहा हूँ मैं आप। फोन करके फिर आप ही फोन करना पड़ा 112 बचा लो मुझे, मैं शरारत की थी, आज वो फाड़ लो। बचपन अब वो लोग शरारतें करते हैं ना, जिस तरह दिन के वक्त अब कॉलें आ रही होती है लड़कियों की कि जी वो कब। अच्छा, ये मुझे आपसे ज़रूर बात करनी है। ये हम पढ़ते रहते हैं अखबारात में, ये जो हमारी जो पुलिस सर्विस है उसमें भी बड़ा 70-80% तक, यानी कि लाखों कॉल्स जो हैं, हमने हमेशा अपने प्रोग्राम में इसको मौजू बनाया। मैं इसको इसलिए बहुत बड़ा क्राइम समझता हूँ क्योंकि उस वक्त आपने लाइन को बिजी रखा है किसी ने, या लोगों को बिजी रखा है। खुदा, आपको ज़रा अंदाज़ा होना चाहिए, कोई शख्स मर रहा है, कहीं आग लगी है, खुदा ना खास्ता कहीं कोई, आई एम सॉरी फॉर यूजिंग दिस वर्ड, मगर लोगों को उसकी शिद्दत का एहसास हो, कहीं कोई रेप हो रहा है, कहीं कोई कत्ल हो रहा है और आप मजाक कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं, तो बड़ा सीरियस मैटर है। इस बारे में हमें ज़रूर आगाह करें कि कितने % फेक या रॉन्ग कॉल्स आपके पास आती हैं? 30,000 के करीब कॉल्स आती हैं डेली। 30,000 और एक्चुअल जो इमरजेंसी है वो तकरीबन 7,000 के करीब है जिनको हम डेली रिस्पॉन्ड करते हैं। तो आप इससे देख सकते हैं कि कितना ये नंबर है। 25,000 कॉल तकरीबन आपको जो जाली आती है, जाली या इंफॉर्मेशन सीकिंग कॉल या वैसे कुछ। फिर दिन के वक्त अब ग्रेजुअली इंप्रूव हुआ है। पुलिस वालों से हमारी बात हुई थी, वो तो कहते थे कि लोग लतीफे सुनाते हैं। जैसे जैसे लोगों में अवेयरनेस आई तो कम जरूर हुआ है, लेकिन ये है कि फिर भी एक बहुत बड़ा नंबर है जहाँ पे वो शुरू में कई कॉल्स थी, उसमें उन्होंने कहा जी इमरजेंसी है। उन्होंने कहा क्या इमरजेंसी है? उन्होंने कहा जी कि वो मैं बिरयानी बना रही थी, मुझे बिरयानी नहीं सही बन रही, तो आप जरा बता दें किस तरह से बनानी है। सर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो फायर फाइटर्स हैं ये मेरे दोस्त के मैदे की आग बुझा सकते हैं? बहुत खाता है इसके मैदे में आग। ये आपने वैसे बड़ी अच्छी बात की है। ये आज हमारी बहुत बड़ी इमरजेंसी की जो वजह है ना, वो हमने कल मेडिकल कॉल्स का एनालिसिस कर रहे थे, पेट में दर्द होती है। तो इसलिए मैं लोगों से भी अपील करूंगा यहाँ पे कि इससे बचना है, डॉक्टर के पास जाने से बचना है और अपनी सेहत अच्छी रखनी है, क्योंकि हम अपने रेस्क्यूअर्स को भी ये कहते हैं। तो उसका बेस्ट फार्मूला मैंने दुनिया फिरी है, लेकिन 2 लफ्जों में हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन फार्मूला दिया। जब भी आप खाना खाएं जी तो भूख रख के खाएं। बिल्कुल ऐसे ही। इसी नोट पे हम ब्रेक पे जाएंगे। रिजवान साहब ने बहुत उम्दा बात की आक़ाए दो जहां सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से और उनके ज़िक्र से बढ़कर क्या कोई गुफ्तगू हो सकती है। और बिल्कुल यही जैसे रिजवान साहब ने फरमाया, एक्चुअल हदीस यही है कि आका ने एक मौके पर फरमाया कि मेरे सहाबी जब बहुत भूख लगती है तो खाने बैठते हैं, और अभी भूख होती है तो खाना छोड़ देते हैं। इस पर आप भी अमल कीजिए, यकीनन आपकी ज़िंदगी में बहुत इनकलाबी तब्दीलियाँ आएंगी। सेहत के हवाले से भी कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रेस्क्यू 1122 के सरबराह मोहतरम रिजवान नसीर साहब। जब वापस आएंगे तो ज़रा बचपन के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे, और ये जो एयर एम्बुलेंस का मामला है ये क्या है, इस हवाले से भी जानने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद है मोहतरम रिजवान नसीर साहब। रिजवान साहब, हमारा सेगमेंट है ब्रेथलेस 2020। So are you ready? Should I be breathless? वैसे सर सच्ची बात ये है कि वो बिला वजह की तारीफ नहीं करनी चाहिए, मगर पता आपको, मैं उन लोगों में से हूँ जो आपके काम को बहुत हम देखते हैं, लाजबात एक साफ़ी की हैसियत से भी देखते हैं। ये बड़ा कंट्रीब्यूशन है आपका, जो आपने इस मुल्क को ये एक एतमाद दिया है कि अच्छे इदारे चल सकते हैं, बन सकते हैं, चल सकते हैं और मेरिट के ऊपर काम कर सकते हैं। तो आपने काम तो ब्रेथलेस ही किया है। क्या आपको दाद देनी चाहिए। अच्छा जी, रावी। रावी पसंद है? बिल्कुल जी, बहुत पसंद है। रावी वही है जो जब आप एडिसन में पढ़ते थे उस जमाने में था या बदल गया? रावी जो है हमारा किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज की बाकायदा एक टीम होती थी और वहाँ पे किश्तियाँ थी, और क्या रावी था। और उसमें दोपहर को 2 बजे जैसे ही हमने कॉलेज से फारिग होना तो मैं सीधा
जो जाता था रावी पे, 1 घंटा मैंने रोइंग करनी, 12 दरी से चलना, और वो पुराना जो था वो उसको क्रॉस, अब तो वॉक करके जा सकते हैं और अब वहाँ पे वॉक करके जा सकते हैं, और वहाँ से जो स्मेल और जो पानी है वो सारा वो रहा ही नहीं। अनफॉर्चुनेट। सो इट्स बहुत अफसोस होता है। अब मैं जब वहाँ से गुजरता हूँ ना और वो याद करता हूँ तो वो बहुत दुख और अफसोस होता है। रिजवान साहब, ये अल्लाह ताला ने हमें क्या खित्ता दिया था, क्या लोग दिए थे, अपने लोगों के साथ, अपनी नेचर के साथ हमने क्या किया है? बस ये एक और बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि देखिए पुराने जो गांव थे वो कच्चे होते थे घर, लेकिन ठंडे थे, हाँ, जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली थे। यस यस, वहाँ पे आपको दरख्त मिलते थे, 2-3 दर्जे आपको टेम्परेचर कम होता था जब आप वहाँ पे जाते थे। आज और नालियाँ होती थी, वो ओपन होती थी और साफ होती थी, यानी और उसकी साइड पे चूना भी होता था। इवन गांव अंदरून शहर चले जाएं, जी जी जी, आज वो 70s के बाद अब आप जब गांव में जाते हैं, किसी भी शहर में एंटर हो रहे होते हैं, छोटे शहर में अगर आप जा रहे हैं तहसील में, तो साइड पे आपको पड़ा हुआ सिर्फ कूड़ा मिलता है। जी जी, और लोग भी अपना घर साफ करते हैं, और इवन गांव में भी उन्होंने जिस तरह है सारा कूड़ा अपने घर के बाहर फेंकना। अच्छा, उसमें रिजवान साहब एक जो तकलीफ दे बात है ना, गांव के लोग भी वहाँ निस्बतन सादा लोग ज़्यादा हैं, जो सो कॉल्ड पॉश आबादियाँ हैं जहाँ ये तासुर है कि भाई बड़े पढ़े लिखे लोग रहते हैं, तासुर है, वहाँ पे भी आप चले जाएं तो हर दूसरी तीसरी गली में आपको गंद नजर आएगा। जी, शहरों में तो फिर भी वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटीज चूंकि बन गई जी, जी। तो उठा लेती हैं, लेकिन जब आप बाहर जाते हैं और गांव की अच्छा, सतह वो पे तो जाते उठा हैं, लेती हैं, मगर हम जो अपना काम करते हैं वो तो जी हमारे लिए जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है, अब जब देखिए बारिशें होती है, अब हम पूरे सैलाब जी, जी, उसके बाद वो 2010 सारा के बाद ताफुल से हम फैला। सारे मैनेज करते हैं। हमने सतलुज में जब आया पिछले साल तो 3,18,000 लोगों को हमने बार वक्त निकाला, उसकी वजह से कोई डेथ नहीं हुई। तो वहां से कसूर से लेकर यानी बहुत बड़ी बात है, पूरा इसके लिए ऑपरेशन आपको डे एंड नाइट बहुत बड़ी, माशाल्लाह। लेकिन सबसे बड़ा मसला आता है शहरों में। शहरों में क्या किया हमने, इतना जुल्म किया है कि हमारे कोई जब ये गटर में गिर जाता है, ये नाले में, तो जिस वक्त वो निकालने हमारे रेस्क्यूअर्स जाते हैं तो जितना उसके अंदर गंद पड़ा होता है आप तस्वुर नहीं कर सकते। लोगों ने क्या किया है, वो गन जो ब्लॉक करता है, अपना घर हम साफ करके बाहर या सड़क पे फेंकते हैं, और अगर करीबी आपको कोई नाला मिल गया तो उसके अंदर जाके फेंकते हैं। रिजल्ट क्या है कि वो नाले और वो गटर सारे ब्लॉक्ड होते हैं, जैसी बारिशें होती हैं वहाँ पे पानी खड़ा होता है, 2 साल बाद वो सड़क टूट जाती है। तो देखिए ना, एक होता है कत्ले अमद, एक होता है कत्ले खता। आप डायरेक्ट अगर किसी को नहीं भी मारते, मगर आपकी किसी गलती की वजह से, गफलत की वजह से, आपकी किसी ज्यादती की वजह से कोई शख्स अगर नुकसान उठाता है और मारा जाता है, तो कहीं ना कहीं आपको तो उसका यहाँ दुनिया में ना भी देना पड़े, वहाँ तो हिसाब देना पड़ता है ना। आप पत्थर फेंक दें, उससे कोई गिरे और मर जाए तो आप सोशल मीडिया के जरिए, बल्कि मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा चूंकि आप मीडिया से मुंसलिक हैं, तो इस किस्म की भी हमें चीज़ें बनाकर उसकी लोगों में अवेयरनेस लेकर आनी है कि इस नुकसान का कौन जिम्मेदार है, और वही चीज़ों पे बार बार जो पैसा लग रहा है उसका नुकसान हो रहा है, उसका किसी को फ़ायदा नहीं। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। और अभी आपने जिम्मेदार शहरी की बात की, तो ये फरमाइए कि लोगों की ट्रेनिंग के हवाले से कोई प्रोग्राम आपने तश्कील दिया, उस हवाले से कोई काम किया कि नहीं किया, या ये आपके जो 20-22 हज़ार लोग हैं बस यही सिर्फ अपना काम कर रहे होते हैं? हमने कम्युनिटी इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम बनाई, खास तौर पर रूरल एरियाज में। अच्छा, क्योंकि वहाँ पे पहुँचने में टाइम लगता है, तो वहाँ के लिए हमने टीमें बनाई हैं जिनको हम ट्रेन करते हैं ताकि इमरजेंसी हो तो फौरन उनको हम लाइन पे ले लें और वो रिस्पॉन्स अब कर तक दें। उस पर कितना काम हो चुका है? हमारी जी इंशाल्लाह सारी इसी साल के अंदर अंदर तमाम यूनियन काउंसिल्स ऑफ पंजाब के अंदर हमारी 12 मेंबर कम्युनिटी की इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम्स जो हैं वो हर यूनियन काउंसिल में 12 हर मेंबर की यूनियन काउंसिल कमेटी में फंक्शनल होगी, और खसूसी तौर पे ये रूरल एरिया। और आपने कोई इक्विपमेंट भी फराहम किए हो? नहीं, उनको बेसिक इक्विपमेंट, एक बेसिक फर्स्ट एड किट बना देते हैं ताकि एम्बुलेंस वगैरह नहीं है अभी? एम्बुलेंस नहीं, अगर कल को गाड़ी होगी, अपनी कोई वैन वहाँ पे रखते हैं, हम उनको जो सपोर्ट कर सकते हैं हमारे करीबी, क्योंकि हर अब तहसील लेवल पे स्टेशन मौजूद है, उसके साथ वो राब्ते में होते हैं, और अगर बड़ा साने हैं तो वो फौरन रिस्पॉन्ड कर जाएंगे। तो बेसिक इमरजेंसीज, जिस तरह कभी पेट में दर्द हो गई, कभी उनके जल रहा है, तो वो ऐसी सूरत हाल में उनकी जलन को कम करने के लिए एडसन का शरारती नौजवान जो है ये एडसन वाले शरारती क्यों होते हैं इतने जी? अच्छा चलें, एडसन या केई? आई थिंक बोथ। अगर मैं आपसे पूछूं किसी एक का आपको नाम लेना पड़े? स्कूल वाज ग्रेट, वो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था, और उसके बाद कॉलेज का एक और एक्सपीरियंस तो था। दोनों आपके दिल के करीब है? दोनों आपके दिल के करीब। अच्छा, मैरिड लाइफ या उससे पहले, जिसको हम यानी कि पंजाबी में छड़ा बहुत अच्छा लगता है। दोनों चीजों की अपनी क्या बात है जी, कि पहले जो है वो जिम्मेदारी नहीं होती, और उसकी कदर तब आती है जब जिम्मेदारी पड़ जाती है। हाँ,
सो ये दोनों एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है। ठीक बात। रिजवान साहब, आप एक ऐसे इदारे के सरबराह हैं जिसका काम लोगों की अल्लाह ताला के हुक्म से अपनी सलाहियतों को, मैनेजमेंट को इस्तेमाल करते हुए उन जाने बचाना है ना, यानी कि 30 सेकंड की ताख़ीर जो है वो लोगों को यानी कि अल्लाह के पास पहुंचा सकती है, और एक बेपनाह ज़िम्मेदारी है आपकी, और फिर फैमिली लाइफ भी है। तो कभी दिक्कत नहीं होती आपको, या दिक्कत नहीं होती थी उसको मैनेज करने में? कभी फैमिली की तरफ से कभी कोई शिकायत आई हो? कैसे मैनेज करते हैं दोनों चीज़ों को? ये आपने बड़ी एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डाल दिया, और इसको वाकई एक बड़ी सबसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन यही होती है, इस चीज़ को मैनेज करना। बिकॉज ऑब्वियसली रेस्क्यू सर्विस जो है 24/7 है। खुदा ना खास्ता कहीं रात में भी कोई बड़ा सानिया हो जाता है, कोई और चीज़ हो जाती है, कभी ऑयल टैंकर से फिर हमारे यहाँ एक ज़माने में आप देखिए ना, ब्लास्ट वगैरह और क्या कुछ नहीं हो रहा था। ऑयल टैंकर जी, रात के वक्त वाक़यात हो गए, कहीं पे कुछ और हो गया, कोई घर मुनद्दम हो गया, कहीं हो गया। सो ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग जो है वो टास्क होता है, और वहाँ पे आपको चेक करना है, वहाँ पे आपको सारा किसी फैमिली लाइफ कभी आपकी डेफिनेटली फैमिली लाइफ इफेक्ट होती है, और उसकी वजह से फिर ऑब्वियसली इट बिकम्स डिफिकल्ट। फिर आपकी अपनी लाइफ कभी कभार दिल करता है, बीच में था भी कि मैं बीच में मैंने कहा बहुत हो गया लेकिन तो कभी बहुत ज़्यादा घर में खटपट हो गई हो इस वजह से? जी, काफ़ी बड़ा चैलेंज होता है, बिकॉज जब रात को सोते वक्त भी जब कॉल आ जाए और फिर उसके बाद आप एक उसमें इन्वॉल्व हो जाए, और वो फिर उसको या बर्थडे के दिन या वेडिंग एनिवर्सरी के दिन कॉल आ जाए, तो इसलिए आपकी किसी वक्त भी आपको खास आपको याद आता हो? आप ये नहीं कह सकते कि जी ये नहीं है। कोई खास इंसिडेंट याद आता हो आपको? These are मुझे लगा रिजवान साहब कहेंगे अब मैं क्या क्या आपको बताऊं। क्या बताऊं। अच्छा, लेकिन फिर आपको या आपकी फैमिली को रिजवान साहब कैसा महसूस होता होगा? 20 बरस तक आप एक इदारे से वाबस्ता रहे और आपके दामन पे कोई बड़ी छींट जो है वो नहीं है, एक बात। और दूसरी ये कि सच्ची बात यह कि मैंने तो कोई छोटी छींट भी नहीं देखी, ठीक है ना। अगर सच्ची बात आप मुझसे पूछें कि हमने पूरे करियर को देखा, कभी आपके हवाले अल्लाह से का शुक्र है जी, पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ कोशिश ये रही है कि हम डेवलप करें और मुल्क के अंदर डेवलप करें। और दूसरे ये कि एक ऐसा इदारा जिसकी हर जगह मिसाल दी जाती हो और पूरा शहर जो है वो उसका गवाह हो, और तकरीबन हर दूसरे तीसरे आदमी ने उससे इस्तिफादा किया हो। यानी कि आप गुजरते हैं अगर, और आप 3-4-5 मिनट के बाद गुजरे तो आप देखते हैं कि वहाँ रेस्क्यू के लोग जो हैं, तो फिर ये आपकी फैमिली का प्राइड भी तो फिर जी अल्लाह का शुक्र है, वो यही एक चीज़ है जो जिसने बचाया हो। नहीं तो कभी बेगम साहब ने आपसे कहा कि रिजवान मुझे तुम पे फख्र है? हाँ, वो साथ ये यानी कि वो होता है ना, आपकी ये भी कह दिया हाँ बहुत अच्छा है, साथ थोड़ा सा फिर तो इसलिए वो साथ मिक्स एंड मैच चल रहा था। जिस तरह आज आप मिक्स एंड मैच कर रहे हैं उसी तरह मिक्स एंड मैच हो चलता है। वो एक बहुत पुराना एक वो है ना, एक बुजुर्ग के बारे में, कि बड़े नामवर बुजुर्ग थे, तो वो बड़ा मशहूर वाक़या है। तो वो कहने लगे वो फिज़ा में उड़ते जा रहे थे, तो मानती नहीं थी उनकी अहलिया। तो एक दिन वो घर आए तो बेगम कहने लगी देखो ये होते हैं जो बड़े नामवर लोग होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, पहुंचे हुए, कैसे फिजा में उड़ रहे थे? कहने लगे बेगम वो मैं ही तो था। कहने लगे ओहो तभी तुम टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे। स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रिजवान नसीर साहब, और बहरहाल इनको ये क्रेडिट जाता है कि पाकिस्तान में एक ऐसे इदारे को ये रन कर रहे हैं जिसका पूरा पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता है, जिसका एडमायर है, जिससे लोगों को फैज़ पहुँचा है। एक मजबूत इदारा जो है वो 1122 की शक्ल में पाकिस्तान में मौजूद है। हमारे साथ मौजूद रिजवान नसीर साहब, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम रिजवान नसीर साहब, और हमारा सेगमेंट है रिजवान साहब जिसका नाम है ज़बरदस्त पब्लिक सब जानती है। और आपका तो ताल्लुक ही पब्लिक से, और पब्लिक रोज़ देख रही होती है, तो ज़रा बढ़ते हैं, देखते हैं पब्लिक आपसे क्या जानना चाह रही है। जी सर, आप हमेशा सबको रेस्क्यू करते हैं, तो अगर आपकी गाड़ी पंचर हो जाए तो पहले बेगम को फ़ोन करते हैं कि बेगम हमेशा तुम मुझे रेस्क्यू करती हो, आज भी कर लो, या फिर इदारे को फ़ोन करते हैं कि जल्दी आ जाओ, बहुत गर्मी है यार? बेगम तो टायर नहीं बदलने लगी, बदलना तो हमें खुद ही पड़ता है। बेगम ने तो मुझे बदल दिया।
तो इसलिए टायर बदल रहा है तो वो रेस्क्यू ही करेगा। रेस्क्यू करेगा। कितना बदला है वैसे बेगम ने आपको? हाँ बदला है, वाह, ये तो बड़ी एक वो है। आई थिंक हाँ, आज़ादी की ज़िंदगी थी तो उसके बाद जिम्मेदारी की ज़िंदगी, बहुत फ़र्क है दोनों। नहीं, वो तो एक अलग चीज़। एक होता है ना कि आधा तो अतवार ठोक फटक बजा के बिल्कुल बदल दिया। खाना कितने बजे ही मिलेगा? ये आई थिंक बेहतर वो खुद ही कमेंट कर सकती है। आपको क्या फील होता है? इट्स आई थिंक चेंज तो बहुत आया, ये काम के साथ, दूसरी चीज़ पैराडाइम शिफ्ट हो चुका है। पैराडाइम फॉर गुड भी। अच्छा ये बताइए, लाजिम बात है, आप एक बहुत आपका एक्सपोजर है पूरी दुनिया का, आपने इदारे को अच्छी तरह से चलाया। प्रिवेंशन के लिए कितनी आपने इस पे अब तक काम किया है और किस नौयत का काम किया? आप सोचें कि इतना आसान कर दिया, बल्कि आज मैं सबसे अपील करूंगा कि आप रेस्क्यू का साथ दे सकते हैं। आप जिंदगियां बचाने में हमारा साथ दे सकते हैं। कहते हैं जिसने एक जिंदगी बचाई, गोया उसने पूरी इंसानियत कुरान की आयत का मफ़हूम है जी। हाँ जी, और ये कुरान पाक के, जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने गोया पूरी इंसानियत को बचाया। तो ये बहुत आसान कर दिया हमने। आज आप जहाँ पे सोशल मीडिया पे इतना टाइम लगाते हैं, वहाँ पे पाक लाइफ सेवर एक ऐप है, ओके, और उस पर आप जाएं, आप उसको डाउनलोड करें, आपको उसी पे ऑनलाइन आपको ट्रेनिंग दी जाती है, और उसके बाद आप करीबी रेस्क्यू स्टेशन पे बाकायदा जाके आपको मैनिकिन के ऊपर वो प्रैक्टिस कराएंगे और उसके बाद सर्टिफिकेट भी देंगे, एंड इट्स ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये आज हमने सर्विस दे दी है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। जब भी हमने भेजा अप्रूवल के लिए, क्या क्या आप वज़ीर आला पंजाब ने बाकायदा इसको प्रूव किया कि हम अब यूनिवर्सिटीज़ के अंदर क्रेडिट आवर्स शामिल करने जा रहे हैं, कि मैंडेटरी होगा जो भी इस यूनिवर्सिटी से निकले उसको हमने ट्रेन किया हो, ताकि हर घर में एक फर्स्ट एडर हो। मैं एक मुश्किल सवाल आपसे पूछने जा रहा हूँ, कितनी लीकेज है? बाज़-औक़ात लोग पता लगा कि जी वहाँ नहीं पहुँचे, कहीं और चले गए, कोई समोसा लेने चला गया। वो तो आपको पता है वो तो अपना रिपोर्ट हुआ था कि वो जो इंजन था पूरी ट्रेन लेके चला रुक गया था, उसने कहा जी मैं समोसा ले आया फिर आगे जाऊंगा। जब मैं ये कितना होता है? जब मैं वज़ारत दाखिला में रिपोर्ट बना रहा था तो बड़ी इंटरेस्टिंग, हमने चूँकि सारे इदारे और सारे विजिट किया, तो वहाँ पे उस वक्त उन्होंने ट्रेनों को कहना, वो ट्रेन कहीं बीच में रुक जाती थी और वो चाय पी के तो उसके बाद फिर आगे चलती थी या कहीं और होती थी, तो उन्होंने ट्रैकर नहीं लगाते थे। लेकिन मैं आपको बताऊं, हमने राइट फ्रॉम डे 1 2004 से हमने ट्रैकर अपनी गाड़ियों में लगाया। वेरी और गुड, एक दो बहुत ये आपको पता है, एक दो बंदे लेके चले गए। रिजवान साहब, हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी का एक बहुत बड़ा जो हल्का है वो डिजिटाइजेशन से भागते ही इसलिए है कि उससे जो है वो हम बगैर डिजिटाइजेशन के हम चला ही नहीं सकते। यस, वेरी गुड जी। रिजवान साहब, कभी कभी मेरी बेगम मुझे प्यार से बेलन खींच कर मारती है। अगर मैं ज़ख्मी हो गया तो 1122 वाले कितनी देर में पहुंचेंगे? 7 मिनट में हम उधर होंगे, उनको 7 मिनट में होंगे। वाह, वेरी गुड। यस, अलबत्ता बेलन और बेगम का मामला आपने खुद हाँ देखना वो है। आपने खुद जी। रिजवान साहिब, मेरे घर में गैस नहीं आ रही। 1122 की गाड़ी में जो सिलेंडर मौजूद है, अगर उस पर चाय बन जाएगी तो वो भिजवा दें। किसी को रेस्क्यू करने से ज़्यादा सवाब मिलेगा, क्योंकि मेरी चाय से जान निकल रही है। इस किस्म की कॉल आती है जी बिल्कुल। ये जो बिरयानी वाली कॉल या चाय वाली कॉल, तो इस पे तो आई थिंक आपके नेबर्स ही इस पे हेल्प कर सकते हैं, रेस्क्यू यहाँ पे आपको हेल्प नहीं दे सकते। अच्छा देखिए, मैं अगर इनके वैसे नेबर से अच्छे ताल्लुकात होते हैं तो शायद इनको चाहे वो नेबर्स दे देते हैं, ये रेस्क्यू बुलाने की जरूरत ना नहीं पड़ती। सर, गैस उन नेबर्स की तरफ भी नहीं ना आ रही, लोड शेडिंग हुई हुई है। शायद किसी के पास सिलेंडर तो होगा। इस किस्म का मिजाज, जो लोग इतने सीरियस मामले में भी इस किस्म का मिजाज कर सकते हैं, उनके नेबर से ताल्लुकात कैसे अच्छे हो सकते हैं, ये सवाल है ना। बट यहाँ पे मैं एक अपील भी करता चलूँ जी, जो बड़ा सीरियस और बड़ा डेंजरस मसला भी है। जब गैस नहीं आ रही होती, लोग कभी कभार चूल्हा खुला छोड़ देते हैं, ठीक, और जब वो गैस आ जाती है तो ब्लास्ट हो जाता है और फिर वहाँ पे गैस भर जाती है, तो सुबह सिर्फ आके उन्होंने एक अपना स्विच ऑन करना है और वो जो धमाका होता है पूरे घर को साथ नीचे ले ये बड़ी अहम बात की रिजवान साहब ने। बाज़ औक़ात लोग ये समझते हैं कि सिर्फ दिया सलाई से या लाइटर से या शोले से वो ब्लास्ट होगा। नो 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 नो, वो जो स्विच है आपका बिजली का, उसको भी आपने ऑन ऑफ नहीं करना है, वरना ब्लास्ट हो सकता है। एक दूसरे अगेन इसको हमें लोगों को बताना चाहिए कि बहुत सीरियस मैटर है। आप देखें ना, रिजवान साहब का कहना है कि तकरीबन 30,000 कॉल्स आती हैं, यानी कि 9 लाख कॉल्स, ऑलमोस्ट 1 मिलियन कॉल्स आती हैं, जिसमें से उनका कहना यह है कि 30% कॉल्स जो हैं वो ठीक होती हैं और 70% जो हैं वो फेक होती हैं या रॉन्ग कॉल्स होती हैं। इसका मतलब है कि 6 से 7 लाख कॉल्स जो हैं महीने में वो लोग कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में हमें सोचना चाहिए कि बहैसियत कौम हम क्या कर रहे हैं। जी, मेरा रिजवान साहब से सवाल है कि कभी ऐसा हुआ कि किसी ने कॉल करके कहा हो कि आज हड़ताल की वजह से गाड़ी नहीं मिल रही और मेरी आज शादी है, तो आप अपनी गाड़ी 1122 की भिजवा दें, उसको तो किसी ने रोकना भी नहीं है। मेरी बड़ी मुश्किल से शादी हो रही है, अगर आप मेरा ये काम कर देंगे तो अल्लाह ने चाहा तो अगले 10 साल भी आप इस इदारे के सरबराह रहेंगे। मुल्तान में शायद रिपोर्ट हुआ था,
वो 1112 जी वाले कई ऐसे हुआ, सैलाब में हुआ। तो हमने सैलाब में वो बारात जा रही थी तो वो पानी आ गया था, वो उधर गाँव में पहुंचना चाहते थे तो हमने उनको नो 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 वो तो आपने खुद किया ना। अदरवाइज भी मेरा अगर हाफजा ठीक काम कर रहा है तो मुल्तान में एक रिपोर्ट हुआ था कि रेस्क्यू वाले ले गए थे, तो आपने कोई कार्रवाई की थी उस पर फिर? जी अगर कोई भी अगर होगी तो करेंगे। ऐसा कोई भी जब इंसिडेंट होता है अगर रिपोर्ट हो जाए तो उसके ऊपर डेफिनेटली। कितने % इस किस्म की हरकत होती है आपके इदारे में? बहुत कम, बिकॉज अब वो चूंकि सारा डॉक्यूमेंटेशन शुरू हो 2%? चुकी है, 1% से भी कम। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, यानी कि सख्त एक्शन लेते हैं, फायर कर देते हैं, या ये है कि इंक्वायरी होती है और उसके बाद डिपेंड करता है कि उसकी सीरियस कितनी यानी कि सीरियस इंसिडेंट है, और अगर है उसके मुताबिक ही फिर जो है वो उसके एक्शन किया जाता है। ठीक है, लेकिन सर दूल्हे का तो बनता ना कि उसको कुछ ना कहा। उसको ये नहीं पता होता वो किस चीज में क्या करने जा रहा है। वाह वाह वाह, हम तो उसको रेस्क्यू करना चाह रहे हैं। ये बात स्टे विद अस नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद अपने साथ से हमारे साथ मौजूद हैं रिजवान नज़ीर साहब, आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद हैं रेस्क्यू 1112 के हेड मोहतरम रिजवान नसीर साहब। रिजवान साहब, हमारा सेगमेंट है, इसका नाम है कैथारसिस। So are you ready? Okay. Any regret in life? आई डोंट थिंक कोई याद नहीं है कि जो No, no, भी I चीज़ share, हमने सोची have. या कुछ और तो वो किया, और अल्लाह का शुक्र है कि जो मुख्तलिफ बहुत डिफ़िकल्ट चैलेंज भी थे। ये जो रेस्क्यू शुरू करना था, इट वाज अ वेरी बिग रिस्क। ना चलता, ना कामयाब होता तो बड़ा नहीं, तो आपको रिग्रेट है कि आप अपने करियर की तरफ नहीं गए? आई थिंक दोनों, यहाँ पे जितनी ज़िंदगियाँ बचाई और आज जो लोगों को एहसास तहफ़्फ़ुज़ दिया है वो बहुत बड़ा एक चीज़ थी। ठीक है, वहाँ पे फाइनेंशियली मैं बहुत बेहतर अपनी सारी चीज़ें कर सकता था, बट जो आज यहाँ पे एक सेटिस्फेक्शन मिलती है कि जब इतनी ज़िंदगियाँ आप बचाते हैं तो वो जो कंट्रीब्यूट कर सके लोगों के लिए, मुल्क के लिए, तो एक दिल को तसल्ली होती है। कोई गिल्ट? आई थिंक अल्लाह ताला का बहुत कि अल्लाह ताला ने ये काम एक लेना था, और मैं अपने रेस्क्यूअर्स को भी सबको यही कहता हूँ। मगर ये गलती तो नहीं है, तो अच्छी चीज़ है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप तो सियासत में भी आ सकते हैं। सियासत नहीं, आई थिंक एक अलग टेम्परामेंट है हमारा, सर्विस का टेम्परामेंट। नहीं, सवाल जैसे इधर उधर आप लेके जाते हैं, आप आ सकते हैं। जो काम करते हैं वो दिल से करते हैं और पूरी लगन के साथ करते हैं, और जब तक वो पूरी सिंसेरिटी के साथ, कमिटमेंट के साथ, डिवोशन, डेडिकेशन से ना किया जाए तो तब तक वो नहीं होता। नो गिल्ट इन लाइफ। ओके, हैप्पीएस्ट मोमेंट? जिस दिन ये सर्विस और सिस्टम बना, और जब लोग आते हैं और कहते हैं आज मेरी ज़िंदगी बची है, अगर उस वक्त फॉरेन रेस्क्यू ना पहुंचता तो शायद ना बचती। तो उस वक्त मुझे याद है एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस हुआ। कोई जर्मनी से बंदा आया हुआ था, और वो उधर जर्मनी में था, उसके फादर को यहाँ पे कोई गाड़ी ने हिट कर दिया, वो वॉक करने गए। अच्छा। वो उठा के हॉस्पिटल ले गए, उनकी ज़िंदगी बच गई। सो उसको जब पता चला वहाँ पे बैठे हुए कि इस तरह से हो गया है और इस तरह एक वहाँ पे सर्विस है, जब वो आके उसने देखा, तो मुझे याद है 1 साल तक वो हर फ्राइडे को केक बेचता था उस स्टेशन के ऊपर। वाह वाह वाह। और हालांकि उधर चला गया था, लेकिन यहाँ पे वो केक जरूर भिजवाता था। रिजवान नसीर साहब की ज़िंदगी का सबसे गमगीन लम्हा? एक था वो जो है जिस वक्त हमने सब कुछ मैंने छोड़ा और मैं रिफॉर्म्स में लगा, तो 2001 और 2 में हमने नेशनल रिफॉर्म्स करा लिया था, और अगर वो इम्प्लीमेंट हुए होते तो जब जंजिला आया उसमें आधे से ज़्यादा लोग बच सकते थे। लेकिन जिनको कह रहे थे उन सब ने यही कहा, डॉक्टर साहब ये अपना जुनून छोड़ें, ये काम नहीं होने लगा, और उन्होंने ना किया, जबकि उनको सब कुछ उनके पास टेबल के ऊपर सिल्वर प्लेटर पे, मुझे याद है इंटीरियर मिनिस्टर साहब कहते थे आपको जो चाहिए वो ले लें। वो कहते हैं काम करना पड़ेगा भाई, तो हम ना काम करने की तो तनख्वाह लेते हैं। तो फिर ये वो लोगों ने जो, और सबसे बड़ा जुल्म इस पाकिस्तान के साथ यही है, जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट अकाउंटेबिलिटी है वो परफॉर्मेंस की अकाउंटेबिलिटी है, कि जो आपने जिम्मेदारी ली क्या वो सही तरह से पूरी की या नहीं की। इससे जितना बड़ा हम ना करके हम जो करते हैं उसका कोई, उससे बहुत बड़ा लॉस होता है। जी जी जी। और इसमें सबसे बड़ा नुकसान ये, वो कहते हैं ना करेंगे ना करने देंगे। जी 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 जी। चौधरी परवेज़ इलाही साहब से लेके आज तक बहुत सारी यानी कि सूबाई हुकूमतें आई, मुख्तलिफ पार्टीज़ की भी आई,
सबसे ज़्यादा किस पार्टी ने, किस हुक्मरान ने आपको सपोर्ट किया सियासी तौर पे? देखिए, ये चूंकि कोई सियासी चीज़ नहीं है, ना ही हम ये पूछते नहीं, हैं मगर हम तो बना देते हैं ना, सियासी तो कुछ भी नहीं है, मगर हर इदारा हमने लोगों सियासी ने बना दिया। जहाँ पे 12 शहर पहले हमने किए थे, उसके बाद सारे अजला में एक्सपेंशन हुई, उसके बाद सबसे ज़्यादा सपोर्टिव कौन में रहा? एक्सपेंशन हुई, सबसे ज़्यादा सपोर्टिव कौन रहा? सब नहीं। आई थिंक इसको एक सिस्टम को जो लेके अच्छी बात। एक चीज़ चले हैं कि पहले 12 शहरों में था, सारे ज़िलों में गया, फिर उसके बाद तहसीलों में गया, उससे अगले फेज़ में अब सारे मेजर टाउन्स में चला गया है, और अब हम एयर एम्बुलेंस तक शुरू करने जा रहे हैं कि दूर दराज के इलाके जहाँ पे बहुत मुश्किल है पहुँचना, वहाँ पे कितनी हेली में? नहीं जी, बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट ये होता है, लोगों में अक्सर ये कन्फ्यूजन है, तो इसको बल्कि क्लियर करना भी बड़ा ज़रूरी होता है कि 1540 केसेस ऐसे थे 2000 पिछले साल के अंदर जिनको 4 घंटे लगे एक स्पेशलाइज हॉस्पिटल पहुंचाने में। ये सीरियस हेड इंजरी का पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है जिसको इमीडिएट एंजियोप्लास्टी वगैरह की ज़रूरत है, तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगा। तो जब हमने ये डेटा प्रेजेंट किया तो उन्होंने कहा जी इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस। इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस अब क्या है? जब आपका डिस्टेंस 100 मील से ज़्यादा हो, 100 मील से कम है तो हेलीकॉप्टर, ठीक, लेकिन अगर 100 मील से ज़्यादा है तो देन अ फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट इज़ यूज, बिकॉज उसकी स्पीड उसको ज़्यादा ईजी रहता है। तो वहाँ से हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से उसको उठा के तो जो स्पेशलाइज हॉस्पिटल लेकर आते हैं। तो ये 3 एरियाज थे जहाँ पे ये फैसिलिटी नहीं, बहावलनगर, मियांवाली, बक्खर। ठीक है। तो इन तीनों के लिए हमने ये सिस्टम को इन प्लेस किया। उनको लाहौर लेके आते हैं उसको हमने पायलट टेस्टिंग कर चुके हैं। अच्छा। और फिर जो उनका करीबी जहाँ पे स्पेशलाइज फैसिलिटी अवेलेबल, बिकॉज हर जगह पर आपके पास एयरक्राफ्ट भी हैं और हेलीज दुनिया में नहीं होती। नहीं, आपके पास हमें वजीर आला पंजाब ने अपना हेली यहाँ पे दे दिया। लेकिन एक सवाल है, किसी वक्त अगर वजीर आला मूव कर रहा है, जो भी पंजाब का वजीर आला है, उसकी मूवमेंट इंपॉर्टेंट है, या अगर कोई टैक्स पेयर जान से जा रहा है उसकी जिंदगी इंपॉर्टेंट है, उस वक्त क्या फैसला होगा और वो फैसला कौन करेगा? जब सानिहात होते हैं, जिस तरह मुझे याद है कि हमारा ये हुआ था बड़ा सानिहात तो अलग है। अभी आपने एंजियोप्लास्टी की बात की, हार्ट का कोई मरीज है और किसी जगह उसे मूव करना है, तो आप वजीर आला को कन्वे करेंगे कि आप मूव ना कीजिए, यहाँ एक इंसान। हम अभी रिसेंटली हुआ, एक सियालकोट में पेशेंट था, बड़ा सीरियस था, उसको हमने फौरन अपने जहाज वहाँ पे उनके वहाँ तक आया हुआ था और उसको हमने फौरन शिफ्ट किया। नो सर, मेरा सवाल ये है कि प्रायोरिटी क्या होगी वजीर आला? प्रायोरिटी डेफिनेटली जी, वजीर आला डेफिनेटली सबने जो है वो जैसे ही होता है वो फौरन कहते हैं कि हमारा हेलीकॉप्टर अवेलेबल। ये तय कौन करेगा? ये वो वहीं पे डिसाइड हो जाता है, वो तय करेंगे, वारंट आई साइड। ओके। मेमोरेबल मोमेंट आपकी जिंदगी का? पहली बार जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे, क्योंकि मैंने खुद स्पोर्ट्स में बहुत शौक था, तो मैं खुद साथ ही होता था, हर चीज़ पहले मैं खुद करता था। फिर उसके बाद एक होता था हमारा सबसे वेल बिल्ड, और उसने को 15-15 रोटियां खा लेनी, बहुत वो हैफ्टी नियाजी थे, तो वो जो थे वो उसने, तो उसको हाइट से फोबिया था। अच्छा। मैंने आके जोश में सबसे बात की और मैंने क्या सबसे मुश्किल तरीन चीज़ है? ये 100 फुट के टावर से छलांग मारना। अब मैंने जोश में बात तो कर ली, अब मैं साथ ही टावर पे चढ़ा, वो दूर थे तो मैं देख रहा था, वो पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे थे कि यार इन्होंने नहीं आज करनी। तो अब मैं जब ऊपर चढ़ गया और मैंने नीचे देखा, मैंने कहा ये तो गलती हो गई, जोश में ज़्यादा बोल गया हूँ। तो क्या मुश्किल है 100 फुट के टावर से छलांग मारना? हाँ वाकई भाई काफी मुश्किल है 100 फुट के टावर से छलांग। अब मुझे ये रियलाइज कर चुका था, क्योंकि उनकी हम पहले फियर काउंसलिंग करते हैं, तो उनको थोड़ी लो हाइट से लेके ग्रेजुअली ऊपर हाइट पे लेके जाते हैं, तो ऊपर नहीं जाते। तो जब मैं 100 पे चढ़ गया, ऊपर चला गया टावर पे, तो अब मैंने कहा देयर इज नो टर्निंग बैक। खैर मैंने उस दिन जंप किया, सारे अब हैरान थे, लेकिन गोड़ियां थे डॉक्टर ने गोड़े याद आ गए। रोज़ाना उस जून जुलाई की गर्मी में दोपहर को, सुबह मैं अपना काम कर रहा था, प्रोजेक्ट के पीछे जाना, इम्प्लीमेंटेशन देखना, सेक्रेटेरिएट के काम, और दोपहर को आके मैं उस टावर पे हम जाते थे। तो वो मैं जितने वीक लोग थे उनको लेके जाते। तो ये एक जो थे ये बार बार वो हाँ, तो ऊपर लेके मैं टावर पे चढ़ा। तो वो जिस वक्त मैंने कहा जंप करो, तो वो साइड पे खड़ा था, तो कहता है सर, मैंने कहा क्या हुआ है? कहता है सर देखिए टावर हिल रहा है। तो मैंने देखा उसकी टांगे ऐसे ऐसे कांप रही, और वो जो था वो उसकी बिल्कुल जिस तरह ना तो जब उसने, हमने नॉर्मली पीछे से इस तरह रोप को बैलेंस करते हैं और एक टेक्निक है उसकी पूरी, तो उसने ऐसे पकड़ के अपने साथ जो रस्सी थी वो बिल्कुल साथ लगा ली। तो जिस वक्त वो नीचे पहुंचा तो मैंने देखा कि उसकी वो फ्रिक्शन से ना, रगड़ से वो पूरी उसकी टी शर्ट कट चुकी थी और यहाँ से उखड़ गई। तो मैंने अगले दिन उसको कहा चलो मेरे साथ, क्योंकि उसका वो हम उसको फोबिया खत्म करना चाहते थे। कहता है सर गोली मार दें बट मैं टावर पे नहीं जा सकता। क्या समझते हैं आप? अगेन आप इतने पढ़े लिखे आदमी हैं, एक्सपोजर है, और आप समझते होंगे इस बात को कि इदारे जो हैं पूरी दुनिया में तभी कायम रहते हैं जब उसमें नया ब्लड आता है, नए लोग आते हैं, नए सरबराह आते हैं। बहुत अच्छी बात है आपने अब तक इसे रन किया है,
मगर आप समझते हैं कि आपने ऐसी खेप तैयार की है जो रिजवान नसीर के बाद भी उसी तनदेही के साथ, मेरिट के साथ, ईमानदारी के साथ इस इदारे को और आगे लेके जाएगी? अल्लाह का शुक्र है जी। कहाँ हम लाहौर शहर खुद चलाते थे। नो, अब आप समझते हैं कि आपके बाद भी ये इदारा ऐसे चलेगा? आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही थी, और मेरा अब सबसे बड़ा जो फोकस है वो ऑफिसर्स के ऊपर है। और जिस तरह अब आज ये बना है, दूसरे सूबों में मैं नहीं हूँ, जिलों में मैं नहीं हूँ, लेकिन हमने उनको ट्रेन करके भेजा क्या किया और सिस्टम, हमने निज़ाम बनाया, सिस्टम्स को हमने सिस्टम बनाया। और आपको इस बात का एहसास है कि फर्द के गिर्द नहीं घूमना चाहिए इदारे को? बिल्कुल जी, ये तो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं। थैंक यू सो मच रिजवान साहब, प्लीज। हमारी कोशिश यही है और दुआ ये है कि ना सिर्फ इस पे बल्कि हम प्रिवेंशन पे फोकस कर सकें। और इसमें मैं एंड में एक चीज़ पे अपील करना चाहूँगा जो बहुत हमारे लिए इस वक्त जो सबसे ज़्यादा तकलीफ दह चीज़ है, हर 1.25 मिनट पे एक हादसा हो रहा है इस वक्त ये पूरे पाकिस्तान का, और इसमें 80% नहीं, सिर्फ पंजाब का। और अगर पूरे पाकिस्तान में ले लें तो 1 मिनट से भी कम पे हादसा हो रहा है, और उसमें 80% मोटरसाइकिल इन्वॉल्व है। और मोटरसाइकिल वाले, मुझे नहीं समझ आती एक चीज़, मैं बड़ा परेशान होता हूँ, इतनी स्पीड में होते हैं और ऐसे इशारे तोड़ रहे होते हैं, मुझे समझ नहीं होती कि किसको बचाने जा रहे हैं, हेलमेट का किसके बचाने जा रहे हैं, और वो हर बार इशारे तोड़ते हैं। जी। मेरी उनसे अपील है कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी अजीज़ है, अपने प्यारों की स्पीड 50 से कम रखें और साइड लेन में चलें। बड़ी बात है, 120 पे जा रहे हैं, जाना भी कहीं नहीं होता। जाना भी कहीं नहीं, और इशारे तोड़ते हैं ऐसे तरीकों से कि मुझे समझ नहीं आती कि इतनी जल्दी क्या 1 मिनट मैं ये समझता हूँ कि इनको ये मशवरा देना चाहिए, गुजारिश करनी चाहिए कि हेलमेट भी पहने और शीशे भी लगवाएं। अपनी जिंदगियां खतरे में मत यस, अपनी भी, दूसरों की भी, अपनी जिंदगियां, दूसरों की भी जो जिंदगियां वो खतरे में मत डालें। जिस तरह ये जो वन व्हीलिंग करते हैं दूसरे लोग हैं, मेरी सबसे अपील होगी, वो सोचते हैं हमारे साथ नहीं होगा, बट आपके जैसे ही लोग होते हैं जिनके साथ ये हादसा होता है, जब हम उनको खून में लथपथ उठाते हैं तो बहुत देख के भी बहुत तकलीफ होती है। कोई शक नहीं, सब बच्चे हैं जी, हमारे ही सब बच्चे हैं। जिंदगी बचाने में हमारा साथ दें और अपना भी साथ दें, साथ ही लाइफ सेवर बने, ताकि कहते हैं ना, जिसने एक जिंदगी बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। तो वो हमने बहुत आसान कर दिया। पाक लाइफ सेवर डाउनलोड करें और जिंदगी बचाने में साथ दें। ठीक है, पाक लाइफ से हम ये स्क्रीन पर इसको अवेजा भी कर देंगे वहाँ से भी लोग से। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान साहब, आप तशरीफ लाए। जाने से पहले आखिरी सवाल, रोमांटिक हैं आप? हसीन तो बहुत हैं, वजी हैं, अच्छे लगते हैं, वैसे रोमांटिक हैं? जब से रेस्क्यू से हमने इश्क किया है तो इश्क करना भूल नहीं, लेकिन जब रेस्क्यू से कुछ थोड़ा बहुत रेस्क्यू मिल जाए आपको तो रोमांटिक है कि नहीं है? हाँ जी, इश्क करते हैं रूही नाल, पट्टियां नाल, पायोडीन। कैसे इजहार करते हैं मोहब्बत का? काश में तुम्हारे हंसी हाथ की पट्टी होता। तो इसलिए वो फिर शर्मीले हैं आप? हाँ, कुछ चीज़ें सोचनी पड़ती चलिए, अल्लाह ताला आपको खुश रखे जी। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और अच्छी गुफ्तगू रही। थैंक यू सो मच रिजवान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहरहाल ये तो आपका क्रेडिट है कि आपने बहुत कामयाबी से इस इदारे को चलाया है, और अल्लाह करे कि जो सिस्टम्स आपने इन प्लेस किए हैं, इंटेक्ट किए हैं, वो इस पाए के हों कि बाद में भी आने वाले जो हैं वो इसको और आगे लेके जा सकें। ये इदारा जो है यकीनन पाकिस्तान के लिए एक मिसाली इदारा है। थैंक यू सो मच। खुशी होती है जहाँ अच्छा काम हो रहा हो पाकिस्तान में, और उस अच्छे काम को भी बारीक बीनी से देखते रहना चाहिए। जहाँ इस्लाह की ज़रूरत लगे, जहाँ जायज़ तनकीद हो वो भी करनी चाहिए, मगर जहाँ तौसीफ़ बनती हो वो भी करनी चाहिए। उसी निस्बत से 2 शेर मुझे याद आ गए। कलम हो तेग हो तेशा के ढाल मत छीनो, कलम हो तेग हो तेशा के ढाल मत छीनो, कभी किसी से किसी का कमाल मत छीनो। मैं छोड़ सकता नहीं साथ इस्तकामत का, मैं छोड़ सकता नहीं साथ इस्तकामत का, मेरी अजान से जोशे बिलाल मत छीनो। शुक्रिया, इजाज़त दीजिए।